प्रस्तावना का तीसरा लेक्चर प्रारंभ करेंगे। इस समय हम प्रस्तावना के बारे में आपसे एक विस्तृत चर्चा कर रहे हैं। आपको हम इस सेशन में शॉर्टकट नहीं पढ़ा रहे हैं, आपको भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में, भारतीय संविधान के बारे में एक एक टॉपिक करके एक डिटेल डिस्कशन कर रहे हैं, एक चर्चा कर रहे हैं। इस चर्चा के माध्यम से आपके सभी प्रकार के जो डाउट हैं सभी क्लियर करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। तो आज हम प्रस्तावना का तीसरा लेक्चर प्रारंभ करेंगे, जिसमें देखिए हमने 2 लेक्चर में क्या बात किया है। तो जो प्रियम्बल है, उद्देशिका है, इस उद्देशिका का हमने पहले आपको बैकग्राउंड समझाया था, ये पृष्ठभूमि, और हमने ये समझाया था, बताया था आपको कि जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए थे 13 दिसंबर 1946 को, जिसे समझ में आया कब? 13 दिसंबर 1946 को पार्लियामेंट, 1947 को 46 को संविधान सभा में। तो संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव लेकर के आए और इसको संविधान सभा ने स्वीकार किया। इस प्रस्तावना में जो 4 तत्व हैं, जिसमें पहला जो तत्व है वो मैंने बताया था आपको कि सत्ता का स्रोत, सोर्स ऑफ पावर, कि भारतीय संविधान जो बना है उसका स्रोत क्या है, जो कानून है उसका स्रोत क्या, सत्ता का स्रोत क्या है, वह हमने बताया था। वह शब्द हमने बताया था कि आपको कि हम भारत के लोग। आज हम आपसे इस लेक्चर में दूसरा सत्ता का उद्देश्य, सत्ता का स्वरूप, तो आज हम सत्ता के स्वरूप पर इस समय चर्चा कर रहे हैं। और ध्यान रखना है, यह भारत का स्वरूप भी है, नेचर भी है। भारत का जो नेचर है उसको समझने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमने बताया था कि भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश है, इंडिया इज ए सॉवरेन कंट्री, और वो भी कैसी? टोटली सॉवरेन कंट्री। इसका मतलब हमने बताया था कि भारत को पूरी तरीके से शासन करने की स्वतंत्रता है। कोई भी बाहरी शक्ति या आंतरिक शक्ति भारत को चुनौती नहीं दे सकती। दूसरा हमने बताया था समाजवादी, कि भारत एक समाजवादी देश है, एक सोशलिस्ट कंट्री है। और ये सोशलिस्ट जो कंट्री है वह साम्यवादी समाजवाद नहीं है, कम्युनिस्ट सोशलिज्म नहीं है, बल्कि जो है भारत का समाजवाद जो है वह है लोकतांत्रिक समाजवाद है, गांधी के विचारों पर आधारित समाजवाद है। इसकी संकल्पना, भारत के समाजवाद की जो संकल्पना है वह है जवाहरलाल नेहरू ने दी थी। अगला, भारत पंथ निरपेक्ष क्या है? इंडिया एक सेकुलर कंट्री है। कैसे कंट्री है? पंथ निरपेक्ष है, अर्थात भारत राज्य का, सही है, भारत क्या है? एक स्टेट है, और इस राज्य का अपना कोई विशेष धर्म नहीं है, सही है। लोगों का धर्म है अलग अलग, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई सिख है, लेकिन सरकार का अपना कोई विशेष पंथ नहीं है, कोई विशेष पूजा पद्धति नहीं है। भारत सभी धर्मों को, सभी पंथों का सम्मान करता है, सभी को बढ़ने का मौका देता, अवसर देता है, सही है। अगला जो शब्द है वह है, तो ये 2 शब्द ये हम आपको पढ़ा चुके हैं 2 लेक्चर में। आज हम बात करेंगे लोकतांत्रिक, सही है। आज का जो शब्द है स्वरूप में वह है लोकतांत्रिक, सही है, कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। कैसा देश है? भारत एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। देखिए, समझने का प्रयास करते हैं कैसे। प्रस्तावना में कहा गया है कि भारत एक लोकतांत्रिक, सही है। तो 4 तत्व हैं, 5 तत्व
में, 4 तत्वों में दूसरा जो तत्व है उसके बारे में, तो लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक। देखिए, दुनिया के अंदर 3 प्रकार के ही शासन की व्यवस्थाएं रही हैं, सही है। तो शासन की पहली जो व्यवस्था रहती है कि जब शासन करने की जो शक्ति है, पावर है, सिर्फ एक व्यक्ति के पास होती है और उसका निर्णय ही सर्वोच्च होता है, सुप्रीम होता है, उसके लिए हुए निर्णय को ही देश में लागू किया जाता है, तो इसे हम राजतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं, सही है। क्या कहते हैं? राजतंत्र कहते हैं, सही है। जैसे अकबर का शासन राजा का शासन था, चंद्रगुप्त मौर्य का शासन, समझ में आया। दूसरी शासन का व्यवस्था होता है कि जब कुछ लोग मिलकर के शासन करते हैं किसी भौगोलिक क्षेत्र पर, किसी जनता के लिए, किसी भौगोलिक क्षेत्र पर जनता के लिए जब कुछ लोग शासन करते हैं तो इसे हम अल्पतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्पतंत्र कहते हैं, सही है। जैसे अंग्रेजों का शासन, अंग्रेजों ने क्या किया, एक काउंसिल बना ली और काउंसिल बना के पूरे भारत पर क्या किया, शासन किया। और तीसरी व्यवस्था है वह है लोकतांत्रिक। जब सभी के सभी लोग, एक भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाले जब सभी लोग शासन करें तो इसे हम लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं, सही है। मतलब लोकतंत्र, इस व्यवस्था को लोकतांत्रिक व्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतांत्रिक। तो लोकतांत्रिक का मतलब है जनता का शासन। किसका शासन है? जनता का शासन, सही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था की सबसे बेहतरीन जो परिभाषा दी, वह परिभाषा दी अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के द्वारा। इब्राहिम लिंकन जो है, उन्होंने बताया लोकतंत्र का सबसे बेहतरीन अर्थ है, पहला, जनता का शासन। किसका शासन? जनता का शासन। अर्थात जो भी निर्णय लिए जाए वह जनता के द्वारा लिए जाए। किसके द्वारा? जनता। अर्थात जनता क्या है? मालिक है। कौन है? जनता क्या है? मालिक है। जनता का शासन अर्थात शासन करने की जो शक्ति है वह जनता के पास हो। जनता के पास 2 विकल्प हो सकते हैं। पहला विकल्प एक हो सकता है कि जनता स्वयं शासन करे। क्या करे? स्वयं शासन करे। और दूसरा विकल्प हो सकता है कि जनता स्वयं शासन न करे। क्या न करे? स्वयं शासन न करे, बल्कि वह अपने रिप्रेजेंटेटर के माध्यम से, विधायकों के माध्यम से, सांसदों के माध्यम से, पंच सरपंच के माध्यम से, समझ में आया। तो इसे हम अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। और जब जनता स्वयं शासन करती है तो इसे हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, सही है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहते हैं। अब आप खुद सोचिए, भारत एक विशाल देश है। भारत में 140 करोड़ लोग रहते हैं। यदि वो 140 करोड़ लोग शासन करेंगे तो शासन करना क्या हो जाएगा? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरा, भारत एक विविधतापूर्ण देश है, डाइवर्सिफाई सोसाइटी है, जहां पर धर्म के आधार पर विविधता है, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, भाषा के आधार पर विविधता है, डाइवर्सिटी है। ऐसी दशा में सारी जनता जो है वो शासन नहीं कर सकती। इसीलिए जो जनता है वह अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, विधायकों को, सांसदों को चुनती है और उनसे कहती है कि तुम मेरे लिए क्या करो? शासन करो, सही। हम इस पर एक डिटेल डिस्कशन करेंगे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का। अभी फिलहाल हम आपको इतना ही बताते हैं, सही है। तो पहला जो अर्थ है वो है क्या है? जनता का शासन। और ये जो शासन है ये किसके लिए किया जाना चाहिए? जनता के लिए किया जाना चाहिए। किसके लिए? जनता के लिए शासन, सही है। जनता के लिए शासन। तो पहला अर्थ जनता का शासन, दूसरा अर्थ है जनता के लिए शासन। जनता के लिए शासन का मतलब है कि जो भी शासन में कार्य किए जा रहे हैं वह जनता के लिए किए जाएं, अर्थात जनता की आकांक्षाओं के लिए शासन। किसके लिए शासन? जनता की आकांक्षाओं के लिए शासन, सही है। किसके लिए शासन? जनता की आकांक्षाओं के लिए शासन। किसी भी देश में, किसी भी समाज में जो लोग होते हैं, जनता होती है, उसकी 3 ही आकांक्षाएं होती हैं। पहली आकांक्षा रहती है, जनता चाहती है
कि वह हमेशा सुरक्षित रहे। क्या रहे? पहली जो आकांक्षा है वह आकांक्षा है सुरक्षा की। जनता चाहती है कि उसे सुरक्षा मिले, क्योंकि उसको मालूम है कि तो उसे सुरक्षित, यदि वह सुरक्षित है तो वह सब कुछ कर सकती है। दूसरा, जनता चाहती है विकास, वह डेवलपमेंट चाहती है। वह चाहती है कि जो शासन है उसके लिए डेवलपमेंट कार्य करे, क्योंकि डेवलपमेंट के जो कार्य होते हैं उससे जनता को रोजगार मिलता है, जनता का जीवन बेहतर होता है, उसके क्रय करने की क्षमता बढ़ती है, उसको एक गरिमापूर्ण जीवन मिलता है। और तीसरा, न्याय। न्याय जो है, तीसरी जनता जो चाहती है वह चाहती है न्याय। तो सुरक्षा, विकास और न्याय ये जनता के लिए किए जाने चाहिए। जनता को सुरक्षा मिलनी चाहिए, जनता का विकास होना चाहिए, जनता को न्याय मिलना चाहिए। सही है? तो जनता के लिए शासन। और तीसरा है जनता के द्वारा शासन। नोट डाउन कर लीजिए। तीसरा जो है अर्थ है वह है जनता के द्वारा शासन। जनता के द्वारा शासन। जनता के द्वारा शासन का मतलब है कि कोई भी शासन हो रहा है, कोई भी कार्य हो रहा है, उसमें जनता का सहयोग या जनता की सहभागिता, अर्थात जन सहभागिता, पीपल पार्टिसिपेशन, जन सहभागिता, पीपल पार्टिसिपेशन, जनता की सहभागिता के द्वारा शासन। और यह सहभागिता हर स्तर पर, क्योंकि बिना जनता की सहभागिता से कोई भी शासन संभव नहीं है। पीपल्स का जो पार्टिसिपेशन है वह होना चाहिए। सही है? तो जनता लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का मतलब है जनता का शासन, जनता के लिए शासन, और तीसरा जनता के द्वारा शासन। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। सही है? अगला शब्द वह है गणतंत्र। क्या है? गणतंत्र। अगला जो शब्द है वह है गणतंत्र। सही है? गणतंत्र से रिपब्लिक। देखिए, भारत में क्या है? लोकतंत्र है, जनता का शासन है। अब शासन जनता का है तो ऐसी कंडीशन में कोई भी एक व्यक्ति जो है वह परमानेंट अपने पद पर नहीं रहना चाहिए, बल्कि दूसरी चीज, कोई भी व्यक्ति है उसको योग्यता के आधार पर ही कोई भी पद मिलना चाहिए। अर्थात गणतंत्र का मतलब है वंशानुगत शासन नहीं, वंशानुगत शासन नहीं, बल्कि योग्यता आधारित तंत्र। सही है? कौन सा आधारित? योग्यता आधारित तंत्र, कि यदि आप योग्य हैं तो किसी भी पद पर जा सकते हैं। आप प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, जो भी, योग्यता के आधार पर। किसके आधार पर? योग्यता। और इस योग्यता को सिद्ध करने के लिए क्या होने चाहिए? या तो चुनाव होने चाहिए, सही है, या नियुक्ति होनी चाहिए। योग्यता के आधार पर नियुक्ति होनी चाहिए। सही है? तो जो आईएएस पीसीएस होते हैं वो किसके आधार पर? योग्यता के आधार पर। और जो राष्ट्रपति बनते हैं वो कैसे होते हैं? चुनाव के आधार पर। दोनों कंडीशन में योग्यता को ही क्या किया जा रहा है? सिद्ध किया जा रहा है। अब गणतंत्र में जो राष्ट्र का अध्यक्ष होता है, क्या होता है? राष्ट्र का जो अध्यक्ष होता है वह भी जो है वंशानुगत नहीं होना चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए? निर्वाचित होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निर्वाचित। जब किसी देश में राष्ट्राध्यक्ष के साथ साथ सभी लोग जो हैं, विशेषकर राष्ट्राध्यक्ष जो है वो वंशानुगत न होकर योग्यता के आधार पर अपने पद को ग्रहण करता है, तो इसे हम गणतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? रिपब्लिक कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिपब्लिक।
सही है, समझ में आया। रिपब्लिक अर्थात पब्लिक का रिप्रेजेंटेटर, क्या, पब्लिक का रिप्रेजेंटेटर। आप रिपब्लिक को ऐसे शब्द समझ सकते हैं, सही है, पब्लिक का कौन, रिप्रेजेंटेटर, रिप्रेजेंटेटर ऑफ पब्लिक, पब्लिक का प्रतिनिधि। और वो भी कौन सा, राष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में जनता का प्रतिनिधि। इसे हम कहते हैं गणतंत्र। क्या होते हैं, गणतंत्र। समझ में आ गया। तो ये चारों तो हमने देखिए। अगली बात, तो हमने आपको बताया, पहला हम सत्ता के स्वरूप पर बात करें। किस पर बात कर रहे हैं, सत्ता के स्वरूप पर। हमने पहला जो शब्द बताया वह बताया संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। क्या बताया, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। दूसरा समाजवादी, तीसरा पंथ निरपेक्ष, चौथा लोकतांत्रिक, गणतंत्र। सही है। सत्ता का स्वरूप संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य या गणतंत्र। सही है, गणराज्य भी कह सकते हैं। लोकतांत्रिक गणराज्य कौन सा है, लोकतांत्रिक गणराज्य अर्थात एक ऐसा राज्य जो जनता का राज्य है। किसका राज्य है, जनता का राज्य। सही है, गणराज्य। तो सत्ता का स्वरूप आपको समझ में आ गया होगा। जो कल का लेक्चर रहेगा वह रहेगा कि सत्ता का उद्देश्य क्या है, कि आखिर जो प्रस्तावना में हम भारत के लोग जो हैं भारत को ऐसा बना करके चाहते क्या है, उद्देश्य क्या है हमारा। तो उद्देश्य में हम कल आपसे चर्चा करेंगे। आज शिवरात्रि है, शिवरात्रि की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आए। आपको आज के दिन ये विचार करना चाहिए कि जो शिव हैं वो आपके शरीर में वास करते हैं। आपको यदि आप एक बेहतर इंसान, मानवता के लिए सोचने वाले, परिवार के लिए सोचने वाले, समाज के बारे में सोचने वाले यदि आप हैं तो आप शिव हैं। सब से शिव की यात्रा। शिव क्या है, सब मतलब जिसमें जान नहीं है, जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता नहीं है, जो विचार नहीं कर पाता कि समाज में बेहतर क्या है और खराब क्या है। यदि आपके अंदर ज्ञान आ जाए और स्वयं को आप समझ लें, यही यात्रा जो है शिव है, अर्थात सब से शिव की ओर यात्रा। तो आपको इस यात्रा में अपने ज्ञान को निरंतर बढ़ाते रहना है, जिससे आप सब न होकर शिव के रूप में स्थापित हों। स्वयं नहीं, शास्त्र हमारा क्या कहता है, अहम ब्रह्मास्मि त्वम ब्रह्मास्मि, तुम भी ब्रह्म हो मैं भी ब्रह्म हूं, ये जगत ब्रह्म है। ब्रह्म मतलब वास्तविकता, ईश्वर। सही है। और उनका नाम है शिव। क्या नाम है, शिव। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी प्रकार हम आपको जो वन लाइनर नहीं पढ़ाएंगे, आपको हम हर टॉपिक की एक समझ विकसित करेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।